मिलन सोमन वॉज द फर्स्ट आयरन मैन फ्रॉम इंडिया। तो आयरन मैन काफ़ी टफ कंपटीशन है। इसमें आपको फुल आयरन मैन में 4 किलोमीटर की स्विमिंग करनी होती है, फिर उसके बाद 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की रनिंग। और ये सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक करनी है, सबका अपना अलग अलग कट ऑफ है। विद इन 17 आवर्स यू हैव टू फिनिश दिस फॉर द फुल आयरन मैन। लगातार आपको करना है ये। वेरी गुड। कितने लोग कर पाते हैं? अभी जब मैंने कजाकिस्तान में किया था तो 1100 पार्टिसिपेंट में थे, उसमें से 320 लोग विद इन टाइम फ्रेम उसको पूरा कर पाए थे। और उन 320 में से भी काफ़ी सारे लोग 3rd और 4th अटेम्प्ट में थे। आई डिड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फैंटास्टिक। अभी आपका जो इसके आगे का सफ़र रहा, स्पेशली मिल्क विला जो आपका एक स्टार्टअप है, और जितना मैंने समझा है कि मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नए परिवर्तनों के साथ आप एक नए व्यापार को आकार दे रहे हैं। क्या, कहाँ से आपको ये लगा कि दूध के व्यापार में कुछ करना चाहिए? कोई ये सोचता भी नहीं कि आपके पास जो पैकेट में दूध आया वो कम से कम 12 से 14 दिन पुराना है। 12 से 14 दिन? गाय का दूध जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फैट कंटेंट है, जो SNF है, दैट इज़ वेरी 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 क्लोज टू ह्यूमन मिल्क। मिल्क इज इंजरियस टू हेल्थ, वीगन, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली दूध जो है, दूध खराब नहीं है, असत्य है, दूध खराब हो नहीं सकता। आप सबके पास, हमारे पास, किसी के पास भी दूध कैसे पहुंच रहा है? एक प्लास्टिक के पैकेट में आपके पास दूध आता है जो कि पॉस्चराइज है। पैकेज, एक तो पॉस्चराइजेशन हो गया, दूसरी और बड़ी बीमारी जो है वो है प्लास्टिक। वो जो माइक्रो प्लास्टिक पैकेट के अंदर है जिसका हमको पता भी नहीं चलता है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, माइक्रो प्लास्टिक इन ह्यूमन बॉडी। और वो दूध जिसकी शेल्फ लाइफ बिना कूलिंग के 4 से 5 घंटे है, वो आपको 10 से 12 दिन बाद मिलेगी। एक आदमी, एक परिवार सिर्फ 1 लीटर दूध रोज का प्लास्टिक पाउच में ले रहा है। 1 महीने में वो एक पेड़ खत्म कर रहा है। 1000 लीटर पानी बर्बाद कर रहा है, 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, जबकि आप दूध ले रहे हैं सिर्फ 30 लीटर। पाउच में ही दूध आता है एज ऑफ टुडे। उसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? हमारा मिल्क हम लोग स्टील कैन में देते हैं। हमारे पूरे कलेक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक प्लांट पर कहीं भी प्लास्टिक का एक दाना भी यूज नहीं होता है। ओके। मित्रों, वयम भारतम पर मैं श्रीरंग पेंढारकर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में अनेक भूमिकाओं में काम किया है, अनेक क्षेत्रों में काम किया है और एक सफल करियर उनमें से गढ़ा है। इस विषय में यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आजकल नए बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे संपर्क में आते हैं, पास आउट होने के बाद जॉब खोजने की प्रक्रिया में या कुछ व्यवसाय चालू करने की प्रक्रिया में, और उनसे बातचीत में एक बात सामने आती है कि सामान्यतः, स्वभावतः वे लोग जो क्वालिफिकेशन उन्होंने अभी अर्जित की है उसी क्षेत्र में अपना काम ढूंढते हैं। पर प्रैक्टिकली अब इतना समय गुजरने के बाद जब हम जैसे लोग देखते हैं तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो सफल हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है, उसमें से एक बहुत बड़ा प्रतिशत, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की रहती है जो अपना करियर प्रारंभ कहीं से करते हैं और वो अंत में कहीं और जाते हैं। एक हद तक हम कह सकते हैं कि उनकी डेस्टिनी, उनका फेट उन्हें वहाँ लेके जाता है, पर उस डेस्टिनी और फेट के साथ पैशन भी होता है और हार्डवर्क भी होता है। तो ऐसी ही एक पर्सनालिटी से आज हम मिल रहे हैं जिन्होंने करियर शुरू किसी एक क्षेत्र से किया, पर आने वाले वक्त में अलग अलग धाराओं में, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। तो आज हमारे साथ उपस्थित है श्री पीयूष जी चंचोदिया, जो कि स्टार्टअप में भी इन्वॉल्व है, कन्वेंशनल व्यापार में भी इन्वॉल्व है
जिन्होंने जॉब भी किया है, जिन्होंने फिटनेस के क्षेत्र में कुछ ऐसे शिखरों को छुआ है जो यूथ का सपना होता है। तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में जिनकी दखल रही है, ऐसे पीयूष जी आपका स्वागत है नमस्कार। वयम भारतम पर। आज इट इज़ मैटर ऑफ फॉर्चून फॉर अस कि आप हमारे साथ हैं। तो प्रारंभ में थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा शुरुआत में, कि कैसे आपने अपना करियर किस जगह से चालू किया, किस लाइन से चालू किया। जी पडरकर साहब, वैसे तो मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ यूपी बुंदेलखंड के एक छोटे से जगह झांसी से, जहाँ पर मैं बॉर्न ब्रॉटअप हुआ और जहाँ पर इनिशियल स्कूलिंग और पढ़ाई हुई। प्रेजेंटली मैं अभी बॉम्बे में रिसाइड कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 10 years। अ ब्यूटीफुल वाइफ आई हैव, एक 10 साल का बालक है। ऐसा छोटा सा परिवार है हमारा, और हम वहाँ पर बॉम्बे में रहते हैं, और हम लोग अभी शिप मैनेजमेंट का एक बिजनेस में रन कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से जी। बाकी इनिशियल अपब्रिंगिंग शुरू के 8-10 साल तो गांव में हुई थी। मैं अपने दादी बाबा और परिवार वालों के साथ जॉइंट फैमिली में पढ़ाई की। झांसी में या और छोटी जगह पर? झांसी से और 50 किलोमीटर दूर एक गांव है नज़दीक, रियल गांव जिसको बोलते हैं। यहाँ हमारी पढ़ाई पेड़ के नीचे होती थी, क्लास जो लगती थी हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े। फिर जब मैं अराउंड आई वाज 10 years old, तभी पापा साउथ इंडिया से झांसी आ गए। माय फादर वाज इन इंडियन रेलवेज, ही वाज एम्प्लॉयड विद इंडियन रेलवेज। सो फिर देन आई आल्सो मूव टू झांसी, एंड फिर हम लोग 3 भाई थे, 2 कुत्ते थे हमारे घर में, मम्मी पापा, ऐसा हमारा एक परिवार था। और ऐसे हम लोग बड़े छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में, जहाँ सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। देयर वर स्कैरसिटी, देयर वर ऑलवेज समथिंग वाज मिसिंग, बट देन वी नेवर रियलाइज्ड दैट, एंड a good life, a very it didn't pinch. it didn't pinch, and we used to enjoy that. Correct. There was fun in the life. कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ मिसिंग है। True. तो एजुकेशन आपने जो जो मेन क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो किस क्षेत्र में की थी? सर मैंने किया है मरीन इंजीनियरिंग। हमने क्लास 12 तक मैं झांसी में ही पढ़ाई कर रहा था, और फिर उसके साथ इन लेट 90s देयर वर ओनली 2 प्रोफेशन, आइदर यू कैन बिकम एन इंजीनियर और एन डॉक्टर। So I chose to be an engineer. My father was an engineer, so I chose to engineer. फिर I prepared for IIT in 97 and I cleared it. So उस मुकाम पे लगा कि हाँ कुछ अचीव किया है लाइफ में, मतलब that was the first step where और ये without any coaching classes. Without any coaching classes. झांसी में उस समय कोचिंग होती नहीं। Correct. तो फिर IIT क्लियर करने के बाद फिर मैं I did 4 year engineering in BE Marine. Marine was my specialization. जी। और वो इंजीनियरिंग IIT पवई? It was from Calcutta. This is a specific college for marine engineering only. Okay. It's called DMET. So तो वो 4 साल का कोर्स करके, and then as a natural consequence मरीन में करियर चालू हुआ। जी, I got selected for a US based company. It's called OMI. So they were a big oil importer and exporter. They are known as oil majors in the world. तो उनके साथ मैंने 10 साल काम किया। यूरोप, US, जापान, अक्रॉस द ग्लोब बेसिकली। उनका फ्लीट पूरा टिपिकल सेलर्स लाइफ। वॉयज फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन रिटर्न विद लॉट ऑफ मनी। Money was good. Money was good, of course. Of course, money was good. Correct. And then फिर I got married, so I sailed with my wife also for close to 4 years. हम लोग साथ में sailing किए, voyage किया हम लोगों ने। She used to go with me. So you must have been most of the world? I have been to 82 countries, and oh my goodness. and I feel very privileged, like this travel, because it has shaped the life in a different way. जब आप नई जगह जाते हैं, जब आप नई जगहों को देखते हैं, like मैं कहूँगा मेरा पहला ट्रांजिशन था जब मैं झांसी से कॉलेज पहुँचा, क्योंकि झांसी में हम लोग सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे। रेलवे कॉलोनी का स्कूल था, जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सिमिलर बैकग्राउंड से, सिमिलर काइंड ऑफ फैमिलीज से आते थे, सिमिलर माइंडसेट। But when I reached college, then I realized that Earth is a bit more than what we have seen. There we have people, my batchmates, they were from all kind of financial background, all kind of ethnicity. राजस्थान से भी था, साउथ इंडिया से भी है, जम्मू कश्मीर से भी था। तो उधर एक तरह से पर्सपेक्टिव चेंज हुआ लाइफ का कि इतना सारा कुछ है। फिर जब नौकरी लगी और जहाज पे गए, दुनिया देखी, तभी समझ में आए तो बहुत ही बढ़िया है। और हम लोग बहुत छोटा सा रोल प्ले करते हैं उसमें, जिसको हम शायद बहुत सीरियसली लेते हैं।
करेक्ट। मर्चेंट नेवी वैसे जितना मुझे समझ में आया है, इट्स अ टफ लाइफ, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट एवरीबॉडीज बॉल गेम। It depends on what your mindset is, how your upbringing is. Definitely it is tough. It is tough because आप दुनिया स्पेशली मतलब फैमिली वगैरह होने के बाद में फिर वहाँ कंटिन्यू करना आसान नहीं रहता। ये बहुत मुश्किल है। मैं इनफैक्ट मेरा रीज़न जो छोड़ने का था, जो मैं मर्चेंट नेवी छोड़ के शोर में आया, उसका रीज़न ही यही था कि वी वर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द फैमिली। करेक्ट। वी थॉट ऑफ गोइंग ऑन द फैमिली वे। और जहाँ तक बात है सर, ये मर्चेंट नेवी में लाइफ टफ होने की, लाइफ टफ है। आप घर परिवार से दूर हो, आप समुंदर में हो, आपको 20-20, 25-25 दिन कोई और नहीं दिखेगा। सिचुएशन जैसी आएगी आपको वहीं पर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, बट देन यही सब तो शेप करते हैं आदमी को। ट्रू। जितना आप टफ सिचुएशन। अभी मतलब आपने कब, व्हेन डिड यू लीव मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी आई लेफ्ट इन 2013। 2000 और चालू किया था 2003 में। 2003 में। हम उस एरा की बात कर रहे हैं जब कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था। जी बिल्कुल। ये मोबाइल और सारी चीज़ें, अब नेट और ये सारी चीज़ें, तो देन इट वाज इवन टफर। So that time, sir, when I joined shipping, a call to home was $4.70 1 minute per minute. It was only satellite phone in 2003. Lot of money. Yeah. So 210 रुपये, 220 रुपये पर मिनट का कॉल पड़ता था हमारे को। और फिर जब मैं फर्स्ट सेलिंग से वापस आया, दुनिया इतनी ज़ोर से बदली, जब मैं फर्स्ट सेलिंग से वापस आया तो पहली चीज़ मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा। उस टाइम पर आ गया था फिर वो फ़ोन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे आपके बारे में पता चली आपसे बातचीत के दरमियान, दैट इज़ आयरन मैन का कुछ आपने वो पूरा फॉलो किया रूटीन। जी। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे क्या एग्जैक्टली वो चीज़ है और क्या उसमें करना पड़ता है और कैसे आपने किया, एंड एट विच एज? आई डिड व्हेन आई वाज 43. Oh my goodness. I started preparing for it when I was 40. Basically, actually, सर ये हेल्थ की तरफ एक ना लाइफ में चेंज आया था। मतलब आई से इनटू ईयर 2018 आई वाज वेइंग क्लोज टू 100 kgs. Oh. I was 98 and pretty obese. pretty obese और मैं टेस्ट कराने गया नॉर्मल ईयरली हम लोग जो टेस्ट कराते हैं, तो उसमें मेरा ट्राइग्लिसराइड आया था 460. Oh my goodness. Which is too high, too high. और फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया मेडिसिन वगैरह, उसने जो दवाई वगैरह लिखी, तो जब मैंने देखा उनको तो वो सब वही सेम दवाई थी जो मम्मी ले रही हैं, जो दादाजी ले रहे हैं। It's 60, 65 something. 60, 65, 70, 80. My grandfather was 80 that time. But then वो सारी दवाइयाँ वही डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, वो सब घूम फिर के वो आपको एक पाथ पे ले जाएंगी, फिर आप दवाइयों के सहारे जीना है। Correct. तो दैट टाइम आई थॉट एंड रियलाइज दैट आई हैव टू डू सीरियसली समथिंग विद माई लाइफ। आई हैव टू चेंज माई लाइफ स्टाइल एंड प्रैक्टिस। तो फिर उस टाइम जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी शुरू की, तो आई केम अक्रॉस आयरन मैन। मिलन सोमन वॉज द फर्स्ट आयरन मैन फ्रॉम इंडिया। अच्छा। हाँ, he was the first person, known person. Maybe before that people have done, but he was celebrity who did it. तो मेरे को लगा कि ये एक टारगेट है। लाइक जब IIT किया था उसके बाद से कुछ ऐसा लाइफ में ना जद्दोजहद वाली चीज़ आई नहीं थी जो कि पूरा जीवन को चेंज कर दे। तो आयरन मैन काफ़ी टफ कंपटीशन है। इसमें आपको फुल आयरन मैन में 4 किलोमीटर की स्विमिंग करनी होती है, फिर उसके बाद 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की रनिंग। और ये सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक करनी है, सबका अपना अलग अलग कट ऑफ है। विद इन 17 आवर्स यू हैव टू फिनिश दिस फॉर द फुल आयरन मैन। लगातार आपको करना है ये। और काफ़ी जगह होता है देश विदेश में ऐसा। तो एक वो उसको मैंने गोल की तरह सेट किया अपनी लाइफ में कि अगर मुझे अपनी लाइफ स्टाइल, हेल्थ, सोच के भी मेरे को सेहरा नहीं। इट वाज टफ बट देन आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ ऑल दैट। जैसे ही मेरा सेहत की तरफ, हेल्थ की तरफ ध्यान गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें जीवन में बदलाव आई। इवन जैसे मिल्क विला, ये भी वहीं से शुरू हुआ था ये सब। वेरी गुड। कितने लोग कर पाते हैं? अभी जब मैंने कजाकिस्तान में किया था तो 1100 पार्टिसिपेंट में थे, उसमें से 320 लोग विद इन टाइम फ्रेम उसको पूरा कर पाए थे। और उन 320 में से भी काफ़ी सारे लोग 3rd और 4th अटेम्प्ट में थे। आई डिड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इट्स फैंटास्टिक। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ओके, फ्रॉम देयर नाउ इट्स डिफरेंट। ये बाकी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये क्या एक्टिविटी है। अभी आपका जो इसके आगे का सफ़र रहा, स्पेशली मिल्क विला जो आपका एक स्टार्टअप है,
और जितना मैंने समझा है कि मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नए परिवर्तनों के साथ आप एक नए व्यापार को आकार दे रहे हैं। तो पहले ये दूध का व्यापार इस सारे सेटअप में कहाँ मरीन, कहाँ ये फिटनेस का शौक, उसमें आजकल तो फिटनेस वाले वीगन बनने की बात करते हैं, तो दूध तो और दिन ब दिन लिस्ट से बाहर होता जा रहा है। तो क्या, कहाँ से आपको ये लगा कि दूध के व्यापार में कुछ करना चाहिए? सर मैं बड़ा फनी इंसिडेंस बताऊं आपको। मैं पूरे बचपन में जब भी मैं पढ़ाई में कुछ गड़बड़ करता था, कहीं भी कुछ करता था, तो पापा हमेशा बोलते थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू दूध बेचेगा बड़े होकर। ठेला चलाएगा, ऐसा कुछ लोग घरों में बोला जाता था कि तुम ठेला ही चलाओगे। तो उनका तकिया कलाम था कि तुम दूध बेचोगे। सो नॉट बिकॉज ऑफ दैट, डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ दैट। तो सर आफ्टर लाइक इन 2013 व्हेन आई लेफ्ट सेलिंग, तो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन था कि हम शोर पे जॉब में आए। हम शोर जॉब किया मैंने 1 साल। थ्रू आउट द टाइम व्हेन आई वाज सेलिंग एंड इवन ऑन द व्हेन आई वाज अशोर, मेरे को हमेशा से ऐसा रियलाइजेशन होता था कि मे बी बिकॉज आई हैव डन इंजीनियरिंग या जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई, माई थिंकिंग पावर, रीजनल एनालिटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वॉज वेरी गुड एंड वेरी फास्ट, और मैं चीज़ों को सॉल्व कर पाता था। वही चीज़ें जो हम लोग सब जैसे 4 लोग 5 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, जो व्यू पॉइंट मेरा था और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड चाहता था, वो काफ़ी बेहतर था और लोगों से जिनको मेरे समकक्ष थे, जिनसे मैं बातचीत किया करता था। तो मेरे को हमेशा से ऐसा रियलाइजेशन था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पर कोई मुझे ऑर्डर ना दे, बल्कि मैं अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करा पाऊँ और लोगों से भी करा पाऊँ। So with that vision, with that thought process, I left my job in 2013 and I ventured into entrepreneurship. तो मैंने एक शिप मैनेजमेंट कंपनी खोली। हमने कोशिश की 1-1.5 साल, भरपूर कोशिश की, फिर कुछ नहीं हुआ, उसको लॉसेस लेके बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने शिप रिपेयर का काम शुरू किया। अबाउट 1.5 साल हमने शिप रिपेयर किया मैंने कैलकाटा में, अच्छी टीम बिल्ड की हमने। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, चीज़ें बिल्ड की जा सकती हैं। तो फिर मैं वापस शिप मैनेजमेंट, जो कि मेरा कोर था, जो मैंने 10-12 साल किया है जहाज़ चलाने का काम, फिर मैं वर्कशॉप को थोड़ा सा होल्ड करके वापस से मैं शिप मैनेजमेंट में आया एंड मैंने कंपनी फाउंड की ब्लू व्हेल मैरीटाइम, जो कि मेरी ब्लू व्हेल मैरीटाइम। सो दैट इज़ आवर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ ऑल्सो। उसमें हम लोग ने नीश प्रोडक्ट शुरू किया कि जो डिलीवरी के लिए शिप्स होते हैं, जो कि स्क्रैप यार्ड जाने कटिंग के लिए, उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, उनमें मशीनरीज काम नहीं कर रही होती, तो उसको मिनिमम एक्सपेंस के साथ सेफली स्क्रैप यार्ड में लाना, डिलीवर करना, दैट वाज द वर्क वी स्टार्टेड इन दैट। एंड स्लोली अलंग तक लेके आना, अलंग लाते हैं, चिटागांव लेके जाते हैं, गदानी लेके जाते हैं, टर्की में पोर्ट है। सो वी डू इट ग्लोबली एंड टू टेल यू लाइक वी हैव डन 322 vessels in last 8 years, which is quite a commendable feat. I feel very good about it. Even we are pioneers in Indian ship management field in delivery voyages. We are one of the best in that. तो सर ये 2019 तक ये सेटल डाउन हो गया था, ये अच्छे से शेप लेकर चुका था बिजनेस, और बिजनेस की स्ट्रेस बोले आप या बाकी नॉर्मल वर्क की स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, व्हाटएवर इट इज़, मैं हर साल अपना टेस्ट कराता हूँ, ब्लड टेस्ट वगैरह। तो 2019 में व्हेन आई वेंट फॉर ब्लड टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया मेरा ट्राइग्लिसराइड का, तो मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि हम जिस फैमिली से आते हैं, मतलब मैं गांव में पला बड़ा हूँ। मैं दादाजी, आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर एट द एज ऑफ 96, ही वाज 96 व्हेन आई लॉस्ट हिम। बाकी सबका भी स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, ऐसा कभी देखा नहीं कि मतलब हेल्थ वाइज इतनी प्रॉब्लम आ रही है, बट मेरे को जितनी प्रॉब्लम्स दिखी एकदम से 2019 में, फिर उसके बाद मुझे ऑपरेशन भी कराना पड़ा, आई हैड टू अंडरगो अ सर्जरी ऑल्सो। तो उस समय ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। ये समझ नहीं आया क्या गलत हो रहा है, बट उसको चेंज करने के लिए फिर ये फिटनेस जर्नी शुरू की। जब ये फिटनेस जर्नी शुरू की तो सर फिर उसके बाद पढ़ा काफ़ी चीज़ें समझ में आई, देखा क्या फ़र्क आ रहा है। और ऐसा बोलते हैं ना कि जब कुछ होना होता है तो चीज़ें अपने आप स्वतः घटित होती चली जाती हैं। तो 2020 में कोविड आ गया। बराबर। तो जैसे ही कोविड आया, कोविड के मतलब आई वाज ब्लेस्ड कि जस्ट 1 दिन पहले मैं अपने गांव पहुंचा था कोविड के। जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ उससे जस्ट 1 दिन पहले किसी और वजह से
with one pair of clothes because I was supposed to stay overnight. laptop bag and one pair of clothes. मैं गाँव पहुँचा था अपने, और फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन वहाँ पर लग गया तो सर फिर जो 1-2 महीने, मतलब जैसे जो मैं पिछले 7-8 महीने से स्ट्रगल कर रहा था, जब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि बॉडी के साथ गलत हो रहा है, मैं अपना अच्छे फूड हैबिट्स, अच्छा खाना, दूध, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट और इंक्रीज़ कर दी थी काफ़ी, फिर भी कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं आया था 6-8 महीने में। मैंने आयरन मैन की तैयारी शुरू कर दी थी, वो एंडोरेंस, दैट एजिलिटी, दैट वो नहीं आ रही थी, मतलब थक जा रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही थी। बट जैसे ही मैं ये 2020 मार्च में गांव में गया और नेक्स्ट 2 मंथ्स एवरीथिंग चेंज्ड। और फिर जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हुआ क्या है, व्हाई इट चेंज्ड। फर्स्ट आई थॉट मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बट फिर सब चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया इट इज़ बिकॉज ऑफ द फूड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटेक हमारा। फिर मैंने और पढ़ा और रिसर्च की, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं कि ह्यूमन जो हमारी सेहत है उसका 60 to 70% कंपोनेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट यू ईट। ओनली 30% 40% इज आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। 60 to 70% इज व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। और अब जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए, मतलब वहाँ पर और तो ऐसे कुछ था नहीं, दूध मैंने ग्रहण करना शुरू किया। वही दूध जो मैं बचपन में इनटेक करता था, जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगता था, धीरे धीरे शहर में कहीं ना वो टच लॉस हो गया था, वो टेस्ट, वो स्मेल, वो आता नहीं था। गांव में मैंने जैसे ही शुरू किया, वो वापस से वही टेस्ट आया, वही सारी चीज़ें आई। 2 महीने में स्वास्थ्य पूरा बदल गया, हेल्थ चेंज हो गई। तो देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग विद द मिल्क, विद द फूड वी आर गेटिंग। करेक्ट। फिर उसके बाद और रिसर्च किया तो समझ में आया सर, ये पॉस्चराइज मिल्क जो हमको मिल रहा है, जो तेल हमको मिल रहा है, जो दूध हमको शहर में मिल रहा है, स्पेशली टू अर्बन पीपल, मतलब आप सरप्राइज हो गए अगर मैं आपको बताऊं कि, and these are all scientific data, this is all research has been done, papers are there for it. Right now in India's urban cities, 70% of adult population is deficient with vitamin D. Vitamin B12, and vitamin D, about 80-85% are deficient, and out of those 37 are severely deficient. True. तो अब इनको कैसे पूरा करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उस सब की जब हम लोग लगे रिसर्च पे, तभी मेरे को समझ में आया कि दिस इज़ बिकॉज जो दूध हमारे पास या जो खाना हमारे पास पहुंच रहा है वो प्रोसेस्ड है, दैट इज़ नॉट इन द नेचुरल फॉर्म, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट। एकदम बिल्कुल बेसिक अगर हम क्रक्स की बात करें, वो जैसा प्रकृति ने बनाया है आपके ग्रहण करने के लिए, वैसा आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है। जब आपके पास वैसा पहुंच ही नहीं रहा है, तो आपको ना तो उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना आपको कोई और चीज़ मिलने वाली है उससे। तो मतलब अभी जो दूध हम लार्जली कंज्यूम कर रहे हैं शहरों में, और अब तो शहरों से भी नीचे के थोड़े B ग्रेड या C ग्रेड टाउन्स में भी लगभग सिस्टम बदल चुका है। पहले जो दूध वाले के यहाँ जाके दूध लेके आना या दूध वाला घर पे लाके देता था, वो सिस्टम अब करीब करीब बंद जैसा हो चुका है। काफ़ी बड़ी संख्या में तो ये बड़े जो दुग्ध संघ है, सांची है, अमूल है, नंदिनी है, ये लोग सप्लाई करते। और अन्यथा भी जहाँ डेयरीज़ है, जहाँ पर काफ़ी वो ठंडा चिल्ड जो दूध मिलता है। तो आपका ऐसा कहना है कि इस सिस्टम में कहीं कोई लैकुना है दूध हम तक पहुँचाने के? हाँ बिल्कुल, जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम है मिल्क का सप्लाई चेन, ये पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, जो हमारे पास आप सबके पास, हमारे पास, किसी के पास भी दूध कैसे पहुंच रहा है, एक प्लास्टिक के पैकेट में आपके पास दूध आता है जो कि पॉस्चराइज है। What is pasteurization? Pasteurization is a process which was started about 80-100 years ago to increase the life of milk. Okay. अब उस प्रोसेस में उसकी लाइफ इंक्रीज करने में उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका जो एंजाइम्स हैं जो कि आपको उसको डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करेंगे, वो सब खोते चले जा रहे हैं, वो सब मर गए। मतलब अगर हम इसको जैसे समझना, मैं आपको जैसे अगर समझाऊं, मतलब आप यू विल बी शॉक्ड इफ आई एक्सप्लेन यू द होल सप्लाई चेन ऑफ मिल्क राइट नाउ। कोई ये सोचता भी नहीं कि आपके पास जो पैकेट में दूध आया वो कम से कम 12 से 14 दिन पुराना है। 12 से 14 दिन? 10 बिल्कुल 10 से 12-14 दिन इस तरह से। मतलब मैं आपको अगर दूध निकलने से लेके मुझ तक दूध निकलने से लेके मैं आपको पूरी इसकी सप्लाई चेन समझाता हूँ।
जैसे दूध गांव में निकला, किसान ने निकाला दूध, उसके बाद एक मिडिल मैन आके उसको उससे कलेक्ट करके लेके जाता है और वो दूध ये लोग पहुंचाते हैं बल्क मिल्क कूलर में। बल्क मिल्क कूलर प्लांट है जो कि सिटी में होता है, हर गांव में नहीं होता है, बड़ा प्लांट होता है, इसमें लाख लीटर तक का दूध स्टोर होता है। इस दूध को पहुंचाने में इनको 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है, उस दूध को यहाँ से लेके बल्क मिल्क कूलर ट्रांसपोर्ट करने में, जहाँ पर बल्क मिल्क कूलर है। बल्क मिल्क कूलर में ऐसे 10-50 गाँव से दूध आएगा जो कि वहाँ पर फिर स्टोर होगा अगले 2-3 दिन। उसमें उसको वो इंस्टेंटली कूल कर देंगे, उसको 5 घंटे बाद दूध ठंडा कर देंगे। वो दूध 2 दिन 3 दिन हो सकता है वहाँ पर रहे, 1 दिन हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपका लोड पूरा हो गया कि नहीं हो गया, कितनी बड़ी है वहाँ, फनल कितनी बड़ी है। फिर वहाँ से वो जाता है प्रोसेसिंग पॉइंट के लिए। प्रोसेसिंग प्लांट जाने में फिर उसको 24 से 32 घंटे का वक्त लगता है, डिपेंड करता है प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर है, डिस्टेंस क्या है उसका। वहाँ पर पहुँच के फिर उसके बाद उसमें पॉस्चराइजेशन प्रोसेस होती है। पॉस्चराइज करते हैं उसको, वो इंस्टेंटली रैपिडली हीट करते हैं, फिर इमीडिएटली कूल कर देते हैं। ये प्रोसेस सर मेटल के साथ फॉलो की जाती है। दिस इज़ नॉट फॉर समथिंग विच इज़ लाइव विच यू कैन कंज्यूम। ओके, तो और इस प्रोसेस में, अच्छा, इस प्रोसेस के बाद भी वो ख़त्म नहीं होता है। अब उसके बाद डिमांड सप्लाई वाली बात होती है। हो सकता है वो दोबारा प्रोसेस करे फिर नेक्स्ट डे, हो सकता है तीसरे। इस स्टेज पे मेरे को ये पूछना था कि इसमें पाश्चराइजेशन के अलावा भी कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डलते हैं क्या? हाँ, होमोजेनाइजेशन होता है, वो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली। अच्छा, तो ये तो पॉस्चराइज मिल्क हो गया, पॉस्चराइज कर लिया, अभी मिल्क की लाइफ बढ़ गई। अभी हम कहाँ आ गए? अभी हम 7वें-8वें दिन पे आ गए मिल्क निकलने से लेके। अब उसके बाद जिस तरह से डिमांड जा रही है, तो अभी सपोज डिमांड उस प्लांट को कैटर करनी है 1.5 लाख लीटर की, दूध उसके पास है 1 लाख लीटर, तो इसको फिर वो एक होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस में डालते हैं। इसमें 50,000 लीटर का पाउडर ऐड किया जाता है और मिल्क जिसके पार्टिकल्स की साइज़ 20 माइक्रोन्स की रहती है, उसको ब्रेक करते हैं 2 माइक्रोन की साइज़ में। ओके, और फिर होमोजेनाइज वे में फैन से, मशीन से उस पाउडर को इस मिल्क में इंड्यूस किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है पूरा, और उसको मिक्स करने के बाद उसको उस कैपेसिटी का बना लिया जाता है जितनी कैपेसिटी आपको चाहिए। फिर उसके बाद वो वहाँ से वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस से फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद से बॉय आपके पास लेके आता है। और वो दूध जिसकी शेल्फ लाइफ बिना कूलिंग के 4 से 5 घंटे है, वो आपको 10 से 12 दिन बाद मिल रही है। हर पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस में उसके जो एंजाइम्स हैं, उसके जो विटामिन्स हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं हर पॉस्चराइजेशन प्रोसेस में। और ये आपका दूध, उसमें राजस्थान से भी दूध लिया हुआ है, कर्नाटका से भी दूध लिया हुआ है, आंध्रा से भी दूध लिया, वो सब जगह एक जगह जाके, क्योंकि हर जगह की गाय अलग दूध देगी, उसका फैट कंटेंट अलग होगा, उसका SNF अलग होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी। राजस्थान के गांव के गाय की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, परिस्थितियाँ अलग है। जब आपने उस सबको मिला दिया, उसको होमोजेनाइज कर दिया, आप तो जो पैकेट वाला दूध है वो तो साल भर आपको एक सेम कॉन्स्टिट्यूएंट का दूध दे रहा है। एक गाय 2 दिन लगातार सेम कॉन्स्टिट्यूएंट का दूध नहीं देती। तो ये प्रकृति के जो नियम हैं, जो प्रोसेस है, जो मदर अर्थ ने जो बनाया, उससे खिलवाड़ है। इस तरह से आपके पास दूध पहुंचता है। जब आपके पाउडर का आपने जिक्र किया, व्हाट इज दैट? ये मिल्क पाउडर जो बना के रखते हैं वो उसमें मिक्स करते हैं? जी, मिल्क पाउडर भी मिल्क से ही बनाया जाता है। जब एक्स्ट्रा मिल्क होता है तब उसको वैसे ही है ना? वैसे ही बिल्कुल। अब आप देखें, जैसे जो पैकेट वाला मिल्क है उसमें शेल्फ लाइफ लिखी रहेगी 3 दिन 4 दिन। अब उसके अलावा कार्टन का दूध भी आता है जिसकी शेल्फ लाइफ है 6-6 महीने, साल भर। सो दैट इज होमोजेनाइज मिल्क। उसको फिर होमोजेनाइज कर देते हैं पाउडर मिल्क करके। 12 से 14 दिन इज अ लॉन्ग पीरियड। जी बिल्कुल। मतलब दूध जैसी चीज़ को 12 से 14 दिन तक रखे रहने लायक बनाना, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके वो टिक पाएगा। क्या लगता है आपको इसके जो हेल्थ के इम्पैक्ट से इस प्रोसेस के? डिज़ास्टर है इसके। और ये जितनी भी बातें हो रही हैं आज की डेट में कि मिल्क इज़ इंजरियस टू हेल्थ, वीगन, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली दूध जो है, दूध खराब नहीं है, असत्य है, दूध खराब हो नहीं सकता है। हमारी तो संस्कृति पूरी मतलब दूध के ऊपर बसी हुई है। हम तो गाय पालने वाले आर्यन जो सिविलाइजेशन है, सनातनी। और आपकी हमारी नहीं, कोई भी इंसान जो इस धरती में जन्म ले रहा है, वो जन्म लेने के बाद पहली चीज तो माँ का दूध पीता है नेचुरली। दैट इज द प्रोसेस विच गॉड हैज मेड। तो प्रकृति बनी ही इस तरह से। बराबर। दूध जो है वो उससे स्वास्थ्यवर्धक, उससे हेल्दी ड्रिंक कोई नहीं है दुनिया में। नहीं, और मुझे जो मैं हमारे सिविलाइजेशन का जिक्र कर रहा था इस सेंस में कि
मुझे लगता है मे बी इन फॉरेन कंट्रीज़ दूध पीने से ज़्यादा उनको गाय का उपयोग शायद बीफ में नज़र आता है, मे बी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर चूंकि वो नॉन वेज ईटिंग कम्युनिटी है, पर हमारे यहाँ तो दूध का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। सर हमारे यहाँ साइंस में आप कोई भी एंशियंट साहित्य उठा लीजिए, आप आयुर्वेदा में देखिए, आप ऋग्वेद में जाइए, आप चरक संहिता में जाइए, हर जगह दूध को डिफाइन किया औषधि हुआ जैसा ही माना है, गया, अमृत बोला गया, अमृत बोला गया। जो ये अभी जैसे हिंदू माइथोलॉजी में, सनातन संस्कृति में गाय दान देने वाली बात है, गाय दान की सबसे बड़ा पुण्य, तो उसका पुण्य ऐसा नहीं है कि आपने गाय दान कर दिया आपको पुण्य मिल गया। गाय दान पुण्य इसलिए है क्योंकि जैसे आपने किसी परिवार को गाय दी तो आपने इंश्योर कर लिया कि यहाँ पर कोई भूखा नहीं मरेगा, इसको एक पौष्टिक आहार का स्रोत जो है वो आपने इसको प्रदान कर दिया है। बराबर। और गाय का जो दूध है सर, मतलब जैसे बफेलो का भी दूध है, गोट का भी दूध है, एलिफेंट का भी दूध है, हर किसी का दूध है। गाय का दूध जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फैट कंटेंट है, जो एसएनएफ है, दैट इज़ वेरी 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 क्लोज टू ह्यूमन मिल्क। और इसीलिए इसको सबसे इजीली डाइजेस्टेबल और सबसे मतलब पायस बोला गया है इसको। अगर जैसे चरक संहिता में सर एक श्लोक है जिसमें दूध को डिफाइन किया हुआ है, और ये बात अभी की नहीं है, आज से हज़ारों साल पहले की बात है। उसमें उन्होंने दूध को डिफाइन किया हुआ है। जो दूध को उन्होंने डिफाइन किया है सर, दूध की जो उन्होंने करेक्टरिस्टिक बताई है वो है मधुरम, शीतलम, स्निग्धम, पायसम। ओके, अभी ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। एंड व्हाट इट प्रमोट्स, इट प्रमोट्स बलियम, which is basically your body strength. Then medhya. Medhya is your mental strength. Correct. Okay. And vrishyam, ayusham. Ayusham is longevity. Correct. And vrishyam is fertility. Fertility. अभी हम लोग जितनी भी, जैसे हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, आज की डेट में क्या प्रोमिनेंट बीमारियां हैं अगर आप देखो तो इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब के सब को, मतलब अगर आप रोज दूध ले रहे हैं तो ये समस्याएं आपके साथ आएंगी नहीं। दूध से हेल्थ वर्धक कोई ड्रिंक नहीं है रात को लेने के लिए। आज ये माना जा रहा है करीब करीब कि उसकी वजह से आ रही है। नहीं, ये बिल्कुल, दिस इज अगेन रिवोल्यूशन। लंबा सफर है अमृत से वीगन, ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत लंबा सफर है। और इसमें इस बात पर शायद कम ध्यान दिया गया है कि समस्या दूध की वजह से है या इस, जैसा आप बता रहे हैं, इस प्रोसेस की वजह से। नहीं तो सर ये सिर्फ दूध के साथ नहीं है। अभी आप देखें तो फास्ट फूड हो गया, आपकी जो सब्जियां हो गई, अभी जैसे सब्जी भी, अभी फिर से सब लोग वापस वो बात कर रहे हैं कि जो आपकी वेजिटेबल्स है, जो आपके फ्रूट्स हैं, वो क्लोज होने चाहिए, आपके आसपास कहीं पर बनने चाहिए, आपके जो लोकल हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए। वो सब इसीलिए क्योंकि प्रोसेस नहीं करना है। अभी हमको लग रहा है जो पैकेट में आपके पास दूध आया है वो दूध है। ये सारी भ्रांतियाँ इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि उस दूध से इफेक्ट नहीं मिल रहा है आपको। आप दूध ले भी रहे हो फिर भी आपको उससे हेल्थ बेनिफिट्स आ नहीं रहे हैं, सारी बीमारियां हो रही हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या रास्ता है, क्या सही है। वो गलती दूध की नहीं है, गलती है कि दूध किस रूप में आपके पास आ रहा है। ट्रू। तो फिर इस पे कैसे आपने इसको आगे क्या इसमें नया इनिशिएटिव लिया है या क्या आप डिफरेंट कर रहे हैं जिनसे कि इन समस्याओं से निजात मिल रही है? सर हम रॉ मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि रॉ मिल्क हमको सप्लाई करना है, क्योंकि जैसे ही आप रॉ मिल्क लेते हैं तो ये इंश्योर कर देता है कि आपके पास ताज़ा आया है जी, और हेल्दी, एकदम हाइजीनिक कंडीशन में है। क्योंकि अगर दूध ताज़ा नहीं है और हाइजीनिकली हैंडल नहीं किया है वो फट जाएगा। हाँ, फटना चाहिए ना दूध को। हाँ, नेचुरल। ये मतलब लाइफ है, जैसे आप प्रोसेस करते जा रहे हो आप उसकी लाइफ को ख़त्म करते जा रहे हो। 4 घंटे 3 घंटे की लाइफ है। तो सर हम लोग क्या करते हैं कि उससे पहले मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि हमने आए कैसे इस पर, मतलब हाउ वी केम टू इट, लाइक ना, जैसे मैं अपने स्ट्रगल कर रहा था हेल्थ वाइज, तो फिर 20 the end of 2020 only when I started serious preparing, फिर हम गाँव बॉम्बे वापस आ गया मैं जब जी, after the COVID first lockdown, then I thought that I have to find a way where I can get the stuff from the Kisan's house to the household of the urban consumer. क्योंकि सारी समस्याएं, चाहे वो तेल हो आपको मिक्स मिल रहा है, चाहे वो आपकी दाल हो, पल्सेस हो, कोई भी चीज़ें सारी की सारी मिक्स मिल रही हैं। तो मैंने उस टाइम पे अपना एक गोल बनाया है कि मेरे को ऐसा
प्रोसीजर और ऐसा सिस्टम सेट करना है जहाँ पर कि किसान से डायरेक्ट शहर वाले आदमी का, कंज्यूमर का कनेक्ट हो। और पहले ऐसा ही होता था, मतलब मैं वहाँ पहुँचा कैसे, पहले ऐसे ही होता था, किसान ही बेचता था, किसान ही बेचता था। आपका एक होता था सेंटर होता था जहाँ पर किसान आता था, वो अपना सारा, तो उसमें क्योंकि इंश्योर हो जाता है कि कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, जो आदमी खुद पैदा कर रहा है वो नहीं मिलावट करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उससे होगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिला सकता वो। तो मैं ढूंढना शुरू किया मैंने कि इसको कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए फिर देन आई मेट मनु जी इज़ द फाउंडर ऑफ मिल्क विला। So his story, my story were almost similar. When I discussed with him, he was at that time, this is 2020 end. So in Muzaffarpur, he had 2 vehicles, and through that he was handling about 400 liters of supply in Muzaffarpur only, Muzaffarnagar only, बिहार में। तो जब मेरे उससे डिस्कशन हुए तो उसकी भी एकदम बिल्कुल सेम लाइन थी। वो उसको जब जॉब मिला, गाँव से शहर में पहुँचा, दूध डाइजेस्ट होना बंद हो गया, स्मेल में मज़ा नहीं आया, फिर तबीयत ख़राब होने लगी। फिर वो जॉब के लिए जापान गया, जापान में उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसको वापस आना पड़ा। घर पे आया, गांव में महीने भर रहा, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, अपने आप तबीयत ठीक सारी की सारी, वही दूध अच्छा लगने लगा। तो उसको भी वही सारे रिलेशन है, इसलिए उसने फिर वहाँ पर दूध को लेके कलेक्ट करके देना शुरू किया, ये सप्लाई चेन, फिर इस पर काम करना शुरू किया। फिर देन आई मेट हिम, फिर हमने डिस्कस किया, फिर हमको लगा कि इसको और थोड़ा सा बड़ी जगह पर लेके जाना चाहिए। या तो फिर भी चलिए हमने गांव से लिया, दे दिया, बट जो एम है, जो विज़न है, वो तो ये है कि स्केल अप करना है। ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में ताज़ा सामान, ताज़ा दूध पहुँचे, और ऑलमोस्ट हर किसान अपना दूध उसका वेस्ट ना जाए। काफ़ी दूध वेस्ट भी जाता है इसमें इंडिया में। तो उसके लिए फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करके। फिर एक वेस्ट जाने से आशय क्या, वो पहुंचा नहीं पाता है। हाँ, वो पहुंचा नहीं पाता है, वो किसान खराब हो जाता है वो दूध। ये जो डेयरीज़ है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जो पॉस्चराइज मिल्क दे रहे हैं, ये तो पिछले 10-12 साल में, 15 साल में मुखरता से आगे आए हैं, 20 सालों में। और इसमें भी अभी वो इंटीरियर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटीज़ वगैरह का ये सब काफ़ी चेंजेस होता है। करेक्ट। क्योंकि जैसे जितने सारे मिडिलमैन बढ़ते चले जाते हैं, उतनी दिक्कत आती चली जाती है इसमें। तो फिर हम लोग फिर लास्ट ईयर देन फ्रॉम पटना में जब हमने 1 साल सक्सेसफुल ऑपरेशन कर लिया, तो फिर हम लोग बैंगलोर मूव किए, क्योंकि टियर 1 सिटी में सबसे बड़ी दिक्कत है ये। टियर 2, टियर 3 में फिर भी जो जागरूक लोग हैं या जो नॉलेजेबल हैं, जिनको कॉन्शियस हैं, जो वो अरेंज कर लेते हैं थ्रू ग्वाला और समथिंग। तो अब इसमें सर डिफ़िकल्टी क्या थी, अभी जैसे कोई भी ग्वाला है जो कि गांव से दूध लाके शहर में दे रहा है, कच्चा दूध सिर्फ हम नहीं दे रहे ना, और ग्वाले से भी ले सकते हो आप डेयरी पे भी जाके ले सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन क्या है, ये 2 ऑप्शन है, नहीं तो फिर आपको पैकेज लेना पड़ेगा। पैकेज एक तो पॉस्चराइजेशन हो गया, दूसरी और बड़ी बीमारी जो है वो है प्लास्टिक। वो जो माइक्रो प्लास्टिक पैकेट के अंदर है, जिसका हमको पता भी नहीं चलता है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, द माइक्रो प्लास्टिक इन ह्यूमन बॉडी। जो पूरी इतनी सरकार कोशिश कर रही है, इतनी चीज़ें चल रही हैं, वो उसको हटाने के लिए। तो फिर हमने वे डिवाइस किया कि हम प्लास्टिक फ्री कच्चा दूध कैसे लेके जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास टाइम फ्रेम भी रहे, हमारे पास चीज़ें ख़राब भी ना हो, और हम पहुंच भी पाए, क्योंकि इट हैज़ टू बी अ वेरी हाइपर लोकल चेन। करेक्ट। हाँ, द मोमेंट आप इसको थोड़ा सा ही बड़ा करेंगे तो आपको फिर वही सेम चीज़ें होगी। तो हम लोगों ने सर कलेक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा एक सप्लाई चेन सिस्टम बनाया, जिसको हमने टैक्स से इंटीग्रेट किया टू अवॉइड, क्योंकि आप अगर ग्वाले से ले रहे हो, डेयरी से ले रहे हो, हमसे ले रहे हो, क्या फ़र्क है, उसमें फ़र्क होना चाहिए। ग्वाले या डेयरी से लोगों ने क्यों लेना बंद किया? लोगों ने इसलिए लेना बंद किया ग्वाले से और डेयरी से, क्योंकि उसमें वो पानी मिला देते हैं, रिलायबिलिटी के इश्यूज। हाँ, उसमें और कंसिस्टेंसी नहीं होती क्वालिटी की, कंसिस्टेंसी नहीं है क्वालिटी की। आपका पानी मिला देंगे, केमिकल्स मिला देंगे, हार्मोनल इंजेक्शंस आने लगे हैं, जो कि आपको गाय को दे दिया, जिससे बढ़ जाएगी क्वांटिटी, बिकॉज दिस इज बिकम अ बिजनेस फॉर देम, उनको अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। तो हमने सर सबसे पहले उसको इरेडिकेट करने के लिए हमने पूरा अपना लीकेज प्रूफ सप्लाई चेन सिस्टम बनाया। तो हमारे सप्लाई चेन सिस्टम में क्या है कि हमारे 2-3 तरह के व्हीकल्स हैं। एक व्हीकल है जो कि गांव में मिल्क को कलेक्ट करता है, एक व्हीकल है जो कि गांव से शहर तक मिल्क को लेके आता है, और तीसरा व्हीकल है जो कि शहर में मिल्क को कंज्यूमर तक लेके जाता है। तो अब इसमें सबसे पहले हम अगर अपने गांव वाले व्हीकल पे जाएं, जो कि कलेक्शन व्हीकल है, तो कलेक्शन व्हीकल में हमारे सर IoT बेस्ड एनालाइज़र फिट है, जिसमें हम गांव में जाके किसान से कलेक्ट करते हैं, उसके डोर स्टेप पे दूध कलेक्ट करते हैं। तो हमारी गाड़ी व्हीकल जाता है विद आवर रिप्रेजेंटेटिव,
उसके घर पर, उसके घर के सामने सबसे पहले दूध टेस्ट होता है 4 पैरामीटर्स पे, डेंसिटी पे, फैट पे, एसएनएफ पे एंड फ्रेशनेस पे। ये चारों में जब हमारे पैरामीटर्स पे वो अपना पास हुआ तो फिर हम उसको अपने सिस्टम में ला लेते हैं। और ये सिस्टम हमारा जो हमारा टैंक है गाड़ी का कलेक्शन व्हीकल का, बोथ द टैंक्स आर ओनली वन वे, लाइक यू कैन पुट इनटू इट। आप इसमें दूध डाल सकते हैं किसान से लेके, इससे दूध निकाल नहीं सकते। सो हमने वहाँ पर वो मिक्सिंग वाला हटा दिया। उसके बाद विद इन हाफ एन आवर ये हमारे टर्बो चिलिंग सेंटर पे पहुँच जाता है, जो कि हमने हर गाँव में बना रखे हैं। ओके, सो द पहला डिफरेंस बिटवीन द, तो ये टैंक छोटी कैपेसिटी के होगा, 1000 लीटर्स। 1000 लीटर्स। The tank which is on the vehicle is 100 liters capacity. Only 100 liters? 100 liters। नहीं तो आप पहुंच नहीं सकते मैं आधे वही कह रहा घंटे था, में। हाँ, क्योंकि वो मुश्किल है। अगर आप बढ़ा लेंगे तो फिर आप आधे घंटे में पहुंच नहीं सकते। उनका प्रॉब्लम ही है, उनका प्रॉब्लम ही है, वो 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। जब उनका पहला दूध जो ठंडा हुआ वो 4 से 5 घंटे में हुआ, हमारा आधे घंटे के अंदर अंदर दूध वो 3 से 4 डिग्री के टेम्परेचर पे आ गया। फिर जैसे ही वो गाँव वाले प्लांट पे आया, उसके बाद हम उसमें फिर और टेस्ट करते हैं। उसमें हम टेस्ट करते हैं, ये चारों टेस्ट करते हैं। उसके अलावा फिर हम उसमें फ्रेशनेस का टेस्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड MTRB। उसके बाद हम उसमें एंजाइम्स का टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट करके उसका डाटा कंप्यूटिंग होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से उसको चेकआउट किया जाता है कि जैसे 10 जगह से जो दूध लिया गया उसका SNF ये था, उसका फैट ये था, तो आपका जब वो कलेक्टिव हो गया 100 लीटर्स, तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ फैट इन इट, व्हाट शुड बी द SNF परसेंटेज, एंड देन वी कोरिलेट इट। Okay. ये जैसे ही मैच हुआ उसके बाद फिर वो सिस्टम में जाएगा। देन द मिल्क इज़ इन आवर टर्बो चिलिंग प्लांट। टर्बो चिलिंग प्लांट में हम इसको 2 से 3 घंटे ठंडा करते हैं। वी ब्रिंग द टेम्परेचर टू 2 to 3 डिग्रीज। फ्रॉम हियर विद द स्पेशल डिलीवरी व्हीकल विच इज़ हर्मेटिकली सील्ड, सो द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, देयर इज़ नो चेंज इन द टेम्परेचर। इसी कंडीशन में फिर हम दूध को सिटी सेंटर में लेके जाते हैं। सिटी सेंटर में वी टेस्टेड ऑन 40 पैरामीटर्स। ओके, We tested on 40 parameters, chemical, hormones, यूरिया, फॉस्फेट, सारे पैरामीटर, सब चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट होके एंड देन अगेन द डाटा कंप्यूटिंग इज़ डन, इट्स बैक कोरिलेटेड बैक, सारा का सारा आपका जो कंप्यूटेशन जो कंपोजिशन होना चाहिए वो उसी हिसाब से है कि नहीं। जब ये हो जाता है उसके बाद फिर वो हमारे बल्क मिल्क कूलर में आता है, जो कि हमारे सिटी सेंटर में है। और फिर वहाँ से वेइंग और इसे मशीन से वी पुट इट इनटू द डिलीवरी व्हीकल। अगेन डिलीवरी व्हीकल इज IoT बेस्ड, एनालाइजर इज देयर, डिस्पेंसर इज देयर। सो उससे दैट इज ऑल्सो वन वे। वंस इट इज लोडेड एंड सील्ड एट द प्लांट विद द नंबर्ड लॉक, इट कैन नॉट बी ओपन, इट नथिंग कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इट बिना एनालाइजर, बिना डिस्पेंसर के। डिस्पेंसर से जो डिस्पेंसिंग है वो आपके कस्टमर के, कंज्यूमर के मोबाइल फ़ोन से, कंज्यूमर के मोबाइल फ़ोन से, हाँ, कंज्यूमर के मोबाइल फ़ोन में ऐप है जिससे वो अपना ऐप बेस्ड हो गया पूरा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अगर यही चीज़ मुझे आज से 15 साल या 20 साल पहले करनी होती, मैं नहीं कर पाता। जो पॉस्चराइजेशन आया था वो आया ही इसलिए था क्योंकि संभव नहीं था उस टाइम पे। करेक्ट। अब जो टेक्नोलॉजी आई, अब जो IoT आई है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग आई है, उस सब के तहत ये संभव है कि आप इस तरह से कर सकें। तो फिर हमारा जो डिलीवरी व्हीकल है 200 लीटर कैपेसिटी रहती है उसकी, अब वो भी हर्मेटिकली सील्ड है, उसमें भी वही टेम्परेचर रहता है। वो लेके हम सोसाइटीज़ तक जाते हैं। तो चिलिंग एक ही बार होती है? नहीं, चिलिंग प्लांट में भी चिलिंग है ना सर। फर्स्ट वी ब्रिंग द टेम्परेचर, सिटी में आने के बाद फिर से चिलिंग है, सिटी में भी चिलिंग है, और थ्रू आउट द सप्लाई चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, द टेम्परेचर व्हिच इज 4 डिग्री, which is 4 degree. So the difference between say pasteurizing and chilling, I'll say, chilling में what you are doing is, मतलब दूध खराब क्यों होता है? दूध खराब होता है क्योंकि दूध के अंदर एंजाइम्स होते हैं, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोज होते हैं, और दूध की प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, एंजाइम वो बढ़ता जाता है और वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। जब उस एसिड एक सर्टेन लिमिट के बाहर हो जाता है तो वो दूध फट जाता है। अभी हमको दही बनाना है, पनीर बनाना है, हम फाड़ के दूध को बनाते हैं, हम उसमें एसिडिटी उसकी बढ़ा देते हैं। ओके, सो कूलिंग में व्हाट यू आर डूइंग इज, कूलिंग में आप सिर्फ इनहिबिट कर रहे हो उस एंजाइम्स को, उस बैक्टीरिया को, न्यूट्रिएंट्स को आप इनहिबिट कर रहे हो, वहीं पर आपने रोक लिया उसको, मार नहीं दिया, मार नहीं दिया आपने, उसकी ग्रोथ नहीं होने दी। पॉस्चराइजेशन में आप मार देते हो उसको, और एक बार नहीं मारते, बार मारते हो। अदरवाइज दोस एंजाइम्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। Those enzymes only will help you digest the food, the milk. आप मिल्क में जो लैक्टोज है उसको आपकी बॉडी में ब्रेक करने के लिए वो एंजाइम्स चाहिए। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज नथिंग बट लैक ऑफ दैट बैक्टीरिया इन योर गट।
जो कि आजकल की लाइफस्टाइल से या तो उसके अब वो एंजाइम सप्लीमेंट भी आ गए हैं, यू कैन हैव दैट। हाँ, तो पहले आप वो निकाल लीजिए, अभी यही हो रहा है ना, एडिड विटामिन, एडिड मिनरल, पहले आपने सब कुछ निकाल लिया पॉस्चराइजेशन का नाम लेके, फिर उसको अलग से लीजिए। फिर आप 10 रुपए ऐड करके, 20 रुपए आप एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके आप उसको अलग से लीजिए, क्योंकि उसके बिना कोई वैल्यू नहीं है उसकी। सो विशस सर्कल, इट्स करेक्ट। और ये सारा का सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आया है। मतलब अभी जैसे अगर आप पहले जाए, मतलब, और ये सिर्फ दूध में नहीं है सर, मतलब हम जैसे दूध की बात कर रहे हैं ना, ये खाने से रिलेटेड हर चीज़ में है। मतलब हर थॉट प्रोसेस को चेंज किया गया। जैसे शुद्ध घी है, जैसे गाय से दूध से ही निकलता है ना घी वाज सो गुड, ओके, बट मार्केटिंग के लिए, एक सोशलाइजेशन के लिए आज से 30, 40, 50 साल पहले एक अलग ही फ्रेमवर्क किया गया, एक अलग तरह का मार्केटिंग गिमिक चलाया गया। डालडा आ गया सिस्टम में, वनस्पति घी आ गया, फिर रिफाइंड ऑयल आ गया। अब 20, 25, 30 साल बाद फिर सब बोल रहे हैं कि नहीं, घी से बेटर कुछ है नहीं। तो जो ह्यूमन बॉडी है या जो वे ऑफ लाइफ है जो गॉड ने बनाया, इट्स नॉट सो इजी टू डेसिफर। हम मतलब फूड हैबिट जो कि हज़ारों, मतलब दूध आज से 5000 साल पहले से चला रहा है, ये आज का नहीं है। जब से आपकी खेती आई है, जब से आपका ये सिस्टम आया, तब से दूध चला हुआ आ रहा है। उसको हम अभी बोलने लगे कि ख़राब है, ऐसे हम और चीज़ों को भी बोलने लगे। बट ये सारा का सारा एक सोशल स्ट्रक्चर है जो कि मार्केटिंग गिमिक्स है कुछ तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। करेक्ट। आप किसी भी तरह का, मतलब किसी भी तरह का खाना देख लीजिए आप सब्जी आप लेते हैं घर पे, अपने सामने काट के उसको बनाते हैं, खाते हैं, आपको खुद समझ में आता है उसके टेस्ट के बारे में, उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैं भी, जैसा आपने शुरू में जिक्र किया, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, और हमारे घर में छोटा सा गार्डन था पीछे, तो छोटा सा मतलब करीब 1500 फीट का, अभी हमारा प्लॉट भी घर भी उतना बड़ा नहीं है, उसमें हम छोटी सब्जियां घर के लिए लगाते थे। तो अब 10 बजे अगर आपको सब्जी छोकना है, आप 9 बजे सब्जी तोड़िए और उसको आप पकाइए, छोक लगाइए, उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब वो 2-4 जो अपने बेसिक चीज़ें हैं, जीरा, राई, जो भी आपको करना है वो कर लीजिए, उसकी टेस्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत अलग होती है। हाँ, तो अब फिर उसी सब्जी को आपने बना लिया, अब आप उसको शाम को फिर से गर्म करिए, खाइए। हाँ, तो उसका रख लीजिए उसको, अगले दिन आप फिर से गर्म करिए, खाइए, 2 दिन बाद फिर गर्म करिए, खाइए। यही वो उस दूध के साथ है जो आपके पास पैकेट में आ रहा है। नथिंग पॉइस्चराइजर, नथिंग एल्स। जो 3 से 4 घंटे में आपके पास पहुंच जानी चाहिए थी, चीज़ उबल जानी चाहिए थी, आपको विदिन 1 डे 2 डे आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए था, और 12 दिन बाद तो पहुंच रहा है आपके पास। फिर हम बोलते हैं कि दूध इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो दूध इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, इट्स द मिल्क यू आर गेटिंग। वेरी इट डिपेंड्स ऑन दैट। करेक्ट। एंड सिर्फ यही नहीं है सर, सिर्फ यही नहीं है, इवन द इंजेक्शन ऑफ हार्मोन्स, हाँ, केमिकल्स, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि वो तो किसान के लेवल का मैटर है। नहीं, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं उसको सर, हमारे टेस्ट में ना, हमारे टेस्ट में, हाँ, हमारे टेस्ट में जब हम प्लांट पे जो आता है, जो हम 40+ टेस्ट कर रहे हैं, उसमें इट इज़ बीइंग टेस्टेड फॉर हार्मोन्स, इट इज़ बीइंग टेस्टेड फॉर केमिकल्स, सारे तरह के, जैसे यूरिया, फॉस्फेट, इन सब केमिकल्स है जिनसे दूध बनता है मार्केट। तो कंज्यूमर को कुछ एक्सेस है इन टेस्ट्स वगैरह, अगर कोई जानना चाहे तो? आई डिडंट गेट यू। कोई कंज्यूमर अगर जानना चाहता है कि भाई आप वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस कंज्यूमर को हम रोज सुबह, जब कंज्यूमर जो उसकी ऐप है जिसमें उसका अकाउंट है, रोज सुबह जो उसके पास दूध जा रहा है, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट उसके पास रोज सुबह जाती है उसके पास ना। और सबसे मतलब बड़ी बात इसमें यह है ना कि जब आप देखेंगे उसको रिपोर्ट को, तो रोज अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो कि होने चाहिए। आपका जो नेचुरल है, तो नेचुरल है आपका जो पैकेट का दूध। पूछने वाला था, इन जो दुग्ध संघ का जो दूध आना चालू हुआ, तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि इसका, और सब तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता टेस्ट वगैरह में, पर फैट समझ में आता है, वो उसको नज़र आता है, कह लीजिए, समझ में आता है, टेस्ट में समझ में आता है। अब उनका 6 यूनिट फैट उनका एक करीब करीब फिक्स है, साल भर 365 दिन वो 6 फैट का ही दूध मिलता है। जबकि जो दूध वाले से हम जब दूध पहले लेते थे, तो वो जैसा मैंने बताया, वो पानी, क्योंकि अब उसकी डिमांड, उसको अगर सप्लाई करनी है तो भैंस तो दूध, गाय तो कभी कम देगी कभी ज़्यादा देगी, उसको थोड़ा बहुत पानी मिलाना, तो इसलिए वो फैट वेरी होता था। तो ये जो नेचुरल अगर हम जाएंगे तो नेचर कंसिस्टेंट नहीं होता। बिल्कुल सर। अभी तो उसको फिर कंज्यूमर तक आप कैसे, मतलब आप जैसे, चूँकि आपने बताया कि पाउडर मिक्स करने वाला भी काम आप नहीं कर रहे, विच इज़ अनदर वे ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आप होमोजीनियस करके उसको, तो वो भी अपन नहीं कर रहे, फ्रेश दे रहे हैं। तो ये फिर उसमें रहेगा फीचर कि दूध के फैट चेंज हो सकते हैं? हमारा रोज चेंज होता है सर, हमारा रोज चेंज होता है। और इसमें एक और बड़ी बात है दूध में,
आपको कोशिश, और नॉट ओनली मिल्क, इन एवरी फूड दिस थिंग, एंड दिस इज बीइंग प्रमोटेड ऑल्सो नाउ, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं आपको कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोकल कंज्यूम करें। बिकॉज जो ट्रोपोस्फियर है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, जिस तरह की सराउंडिंग है, आपके आसपास की चीज़ें उसी एनवायरनमेंट में, उसी टेम्परेचर में, उसी तरह की परिस्थितियों में बन रही हैं, और वही आपके लिए बेस्ट है। अब जैसे कीवी है, कीवी एक फ्रूट न्यूजीलैंड का बहुत बढ़िया फ्रूट है, इंडिया में बहुत लोग ग्रहण कर रहे हैं उसको, बट हमारे पास जो कीवी आ रहा है इट्स नॉट हेल्पफुल फॉर अस। इतने ठंडे जगह का फल है वो, इतनी ठंडी जगह का फल है, वहाँ के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज है उसका। तो दूध में भी ऐसा है। अब जैसे कर्नाटका की जो गाय हैं उनका फैट कंटेंट अलग रहेगा, उनके अलग पैरामीटर्स रहेंगे। महाराष्ट्र की जो गाय है उसका गिर का अलग रहेगा। अब हमारे सप्लाई चेन सिस्टम में क्या है कि हम वही हाइपर लोकल है हमारा सिस्टम। अब जिधर भी हम दूध दे रहे हैं वहाँ के 40-50 किलोमीटर के रेडियस के गांव से ही ला के दे रहे हैं। वी डोंट हैव एनी सेंट्रलाइज सिस्टम जहाँ पर अभी जो आपको डेयरी के दूध आते हैं वो तो हो सकता है आपको 3, 4, 5 स्टेट का मिक्स एक जगह हो। हाँ। और जहाँ तक रही फैट की बात, वो तो पाउडर ऐड करना है, जितना मैं ऐड करता हूँ जो मुझे चाहिए मैं आपको उस तरह का दूध दे सकता हूँ आपको मैं। पीयूष जी, जैसा आपने कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल है, अपार्ट फ्रॉम प्रिजर्वेटिव्स, आपने कुछ माइक्रोन का जिक्र किया कि वो, तो इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? मतलब प्लास्टिक पाउच में ही दूध आता है एज ऑफ टुडे, तो उसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? सर, हमारा मिल्क हम लोग स्टील कैन में देते हैं। हमारे पूरे कलेक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक प्लांट पर कहीं भी प्लास्टिक का एक दाना भी यूज़ नहीं होता है, मतलब इवन दिस मच। हमारा जो गांव में कलेक्शन सिस्टम पुराना अपना, हाँ, स्टील कैन जो होता है आपका, जो स्टील कैन। तो अभी जैसे हमारा जब डिलीवरी व्हीकल सोसाइटी में पहुंच गया, उसके बाद कंज्यूमर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने घर पे ले सकता है या वो नीचे आके व्हीकल पर कलेक्ट करके ले जा सकता है। व्हीकल में अगर वो कलेक्ट करने आ रहा है, ही कैन कलेक्ट इन हिज ओन कंटेनर, और नहीं तो हमारे स्टील कैन्स हैं जिसको हम लॉक करते हैं डिलीवरी के बाद, तो वो स्टील कैन में लेके जा सकता है। हमारे इनिशियल सब्सक्रिप्शन के साथ हम स्टील कैन देते हैं उनको। Okay, वो रिप्लेस होता रहेगा, वो रोज और अगर आप घर पे ले रहे हैं तो जैसे ही डिस्पेंस हुआ आपके ऐप के थ्रू, उसी टाइम पे वो वहाँ पर सील कर दिया जाता है। अब सर, ये देखने में ना बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है, बट इतनी बड़ी बात है ये कि अगर एक आदमी, एक परिवार सिर्फ 1 लीटर दूध रोज का प्लास्टिक पाउच में ले रहा है, 1 महीने में वो 1 पेड़ ख़त्म कर रहा है। 1 महीने में वो 1 पेड़ ख़त्म कर रहा है, 1000 लीटर पानी बर्बाद कर रहा है, 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, जबकि आप दूध ले रहे हैं सिर्फ 30 लीटर। 30 लीटर। हमारे मिल्क विला में 5 साल में सर, अभी तो आपको कार्बन क्रेडिट का भी सर, हमारे 5000 कार्बन क्रेडिट्स हैं हमारे पास। हमारे सारे के सारे व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, सारे के सारे। तो हम उसमें कोई प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। प्लास्टिक्स का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है किसी भी तरह से। तो ये पूरा का पूरा बहुत जो ज़्यादा करके हम एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। 5000 carbon credits we have already earned in last 5 years. We have already earned in last 5 years. नहीं, ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। इसका कार्बन क्रेडिट का कुछ बेनिफिट किसान को भी मिलेगा? किसान को सर लेटर ऑन पास किया जाएगा। अभी तो एज ऑफ नाउ ऐसी पद्धति इंडिया में बनी नहीं है कि आप उसको क्रेडिट ले पाएं। अभी सिर्फ उसको हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बट जब भी इससे कुछ फाइनेंशियल गेन्स या कुछ होगा तो दैट विल बी पास्ड ऑन टू द किसान ऑल्सो। बराबर। और बहुत बड़ी समस्या है सर प्लास्टिक, मतलब टनों में प्लास्टिक पाउच में। देखिए आप, गवर्नमेंट ने हर तरह के बड़े मॉल में, हर तरह की बड़ी शॉप में प्लास्टिक बंद कर दी है। छोटे छोटे वेंडर्स को भी मना किया है। उधर भी काफ़ी कम हो गया। दूध आ रहा है, भरपूर आ रहा है। हर आदमी के घर में जाना ही जाना है, रोज जाना है। कितनी प्लास्टिक वो प्रोड्यूस कर, मतलब हाउ डज टेट्रा पैक फेयर इन दिस केस? वो जो उसका क्या स्थिति है? प्लास्टिक से गए जैसा ही है इंजूरियस, या टेट्रा पैक इज कंपैरेटिवली सेफर? सर, टेट्रा पैक में तो होमोनाइज मिल्क है। टेट्रा पैक में पॉइस्चराइज मिल्क भी नहीं है, उससे एक स्टेप और आगे का मिल्क है। नहीं तो वो टिकेगा नहीं इसमें टेट्रा पैक में। और उसमें भी अंदर लाइनिंग होती होगी ना, प्लास्टिक की लाइनिंग होती है, बट फिर भी वो टिकेगा नहीं इसमें टेट्रा पैक में। टेट्रा पैक के मिल्क में आप कभी भी देखेंगे आपकी वैलिडिटी रहेगी 3 महीने 4 महीने की, क्योंकि वो होमोनाइज मिल्क है। उसमें तो और होमोनाइज करके सब कुछ ऐड करके उसको बेचा गया आपको। ओके। एक और चीज़ इसमें दूध वाले मैटर में जो एक नया फैक्टर जिसको कहना चाहिए दूध में इंट्रोड्यूस हुआ कुछ 2-4 साल 5 साल से, उसकी बात ज़्यादा होने लगी, वो है A1 और A2 दूध।
और जैसा कि माना जाता है कि इंडियन जो देसी गाय है वो A2 मिल्क, उसमें A2 प्रोटीन कंटेंट होता है जो हमारे लिए अच्छा है, और A1 जो है वो उतना अच्छा शायद नहीं है। तो आपका जो दूध है उस पर A2 जी हमारा A2 मिल्क A2 है। तो अगेन मतलब इसका मतलब है वो देसी गाय का ही दूध है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको इसको बताता हूँ। A1 और A2 ऐसे कोई A1 और A2 इज बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन, नॉट टाइप ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जैसे मतलब जैसे पानी है, जब वो वाटर है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, जब वो आइस बन गया तो स्ट्रक्चर अलग है वो वही चीज़। सेम वे A1 और A2 आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो अपनी एक्चुअली सर बिल्कुल अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो आज से 1000-1200 साल पहले सिर्फ A2 मिल्क होता था, देयर वाज नो नथिंग कॉल्ड A1। करेक्ट। फिर यूरोप में एक म्यूटेशन हुई थी गाय की और उसके बाद से A1 मिल्क पाया जाने लगा। हमारे लिए इंडियंस के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए A2 मिल्क का जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें बीटा कैसीन जो प्रोटीन होता है, दैट इज़ बेस्ट, आइडियल, ईजीएस्ट वे टू कंज्यूम। और हमारी जितनी भी गाय हैं, हमारी मतलब जैसे हम अभी फार्मर्स की बात करेंगे, अभी तक हमने फार्मर्स की बात नहीं की है, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी इंश्योर दैट। बट A2 मिल्क जो है वो देसी गाय, जो इंडियन हुडी वाली गाय होती है, उसका देसी मिल्क को जिसको हम्प होता है, फ्लैट बैक जो है वो जर्सी गाय है, वो जो बाहर से आई है। तो अगेन सर ये वही सारी चीज़ें हैं कि ह्यूमन बॉडी जो गॉड ने बनाई है वो इतनी इजी नहीं है टू अंडरस्टैंड। हमको लगता है 5 कुछ भी कर लो, इसके साथ चेंज कर लो कुछ। अभी जर्सी गाय है वो इंडिया के लिए थी ही नहीं। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जैसे पॉस्चराइजेशन को लाया गया वैसे जर्सी गाय को लाया गया। आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जर्सी गाय इंडिया में आना शुरू हुई, फिर उसके बाद से मिक्स होते चले गए, फिर उसकी वजह से जो इफेक्ट आए उसकी अब रिसर्च सामने आ रही है, इसलिए अब A1 A2 मिल्क की बात हो रही है। So, ये सारी चीज़ों में हो रहा है। इसमें जो देसी गाय के साथ इशू रहता है कि क्वांटिटी काफ़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू होल्स्टीन या ये जो जर्सी गाय वगैरह जो रहती है। सो इट इज़ नॉट अ फैक्ट्री, गाय इज अ ह्यूमन। हाँ नेचुरली, मतलब नॉट ह्यूमन। मेरा ऐसा कहना है कि फिर कॉस्ट वायबिलिटी का क्या होता है, फिर वो दूध महंगा तो हो जाएगा। दूध महंगा रहेगा, बिल्कुल दूध महंगा रहेगा, बट सस्ता दूध लेके अपने शरीर को हार्म करने से अच्छा है कि महंगा दूध लेके आपके शरीर को फ़ायदा मिले। मतलब जो चीज़ नुकसान कर रही है वो कितनी भी सस्ती ले लो आप, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे अच्छा आप लो मत उसको। मैं तो ये कहूँगा कि उससे अच्छा आप लो मत उसको, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा आपका। करेक्ट। तो अब ये सारा जो सेटअप आपने, मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपने बहुत सारा इनोवेशन किया है। ये जो व्हीकल्स करीब आपने डिज़ाइन किए एक तरह से। हाँ, सारे व्हीकल्स हमारे खुद के डिज़ाइन है, हमने पेटेंट अप्लाई किया हुआ है उसका। नेचुरली ऐसा कोई व्हीकल तो अवेलेबल नहीं है इन दिस क्वांटिटी। और ये तो अब कितना समय हो गया आपको ये सब शुरू करके? हमको 5 साल हो गए हैं सब शुरू। मुजफ्फरपुर से लेकर बेंगलोर तक 2020 में हम लोगों ने शुरू किया था इसको। तो क्या आपके एक्सपीरियंसेस है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वायबिलिटी, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है, और इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, आपका कंज्यूमर रिटेंशन कितना है? सर हमारा कंज्यूमर रिटेंशन 85% के ऊपर है। और हमारा जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट्स ऐड करता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब हर कंज्यूमर दूध से शुरू कर रहा है, और जब वो दूध के बेनिफिट्स देख रहा है, दूध के इफेक्ट देख रहा है, तो फिर वो दही, पनीर, घी, ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ ऐड करता चला जा रहा है। बिजनेस वायबिलिटी बिल्कुल है सर। अगर लोगों को कॉन्शियस हों, लोगों को समझाया जा सके। ये जिस तरह की आजकल मार्केटिंग, मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें चलती हैं, हम देखते जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको समझ में आ ही रहा है कि ये सब भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। मतलब जो चीज़ 5000-7000 साल पुरानी है, प्रोसेस के साथ चली आ रही है, 50 साल में ख़त्म कर उसको आप 50 साल में आप ख़त्म कर देते हैं, बट ख़त्म नहीं होती हैं वो। 20-30 साल में घूम फिर के वो समझ में तो आ ही जा रही है। जैसे आपको आज से 30-40 साल पहले डायबिटीज़ नहीं था इंडिया में, आज से 40-50 साल पहले आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं था। ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये सारी चीज़ें आई कब आई? इसलिए क्योंकि हमारे इंडियन की डाइट्स का तो दूध बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वेजिटेरियन के लिए तो अमृत है, मतलब मैं बोलूँगा ना, फॉर वेजिटेरियन सी मिल्क इज़ रिच इन कैल्शियम, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, हर तरह का एसेंशियल अमीनो एसिड आपका मिल्क में रहता है। विटामिन B12, विटामिन डी जो कि आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी, कैल्शियम जिससे आपका बोन्स, टीथ, हेयर, विटामिन B12 और आपका फॉर द ब्रेन, फॉर द कंजक्टिविटी, these things. Then it is so refreshing, regenerating,
ये सारी की सारी चीज़ें दूध में, मतलब ये सारे मिले हुए हैं. इट इज़ ग्रीसी ऑल्सो, इट फॉर ऑल योर जॉइंट्स एंड ऑल. ये सारी चीज़ें इसमें हैं और इसको किसी भी साइंटिफिक पेपर में डिनाई नहीं किया गया. इनफैक्ट देयर वाज अ बुक रिटन बाय मिस्टर वुडफोर्ड. ही इज अ न्यूजीलैंड ऑथर. ही रोट अ बुक नेम्ड Devil in the Milk. Yeah, how you read it. Devil in Okay. the Milk. So in that he has very broadly and very categorically, finally he has defined the difference between A1, A2 milk, about the milk, कि milk से क्या क्या हमको मिलता है, क्या नहीं मिलता है. तो मैंने So तो devil in the milk is not milk actually. yeah, it's about A1 and A2. Basically A1 is not good for Correct, health. correct. A1 is hard to digest, which causes a lot of complexities. बट हमारा जो हम अब जैसे हमारे सर्टेन पैरामीटर्स हैं सर. जैसे किसान को हमने सिलेक्ट किया. किसान, इट्स नॉट कि कोई भी किसान से हम मिल्क लेते हैं. हमारे सर्टेन पैरामीटर्स हैं. वो भी एक इसका किसान एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस सप्लाई चेन. किसान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है. और अभी तक जो यूजुअली होता है कि एनी चेंज इन द सिस्टम, तो बिजनेस वायबिलिटी उस कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए तो होती है, किसान वही रहता है, उसको वही मीगर सा एक रिटर्न मिलता है उसके आउटपुट के ऊपर. इस सिस्टम में किसान के लेवल पर कुछ परिवर्तन है, कैसा कर रहे हैं आप? सब बिल्कुल परिवर्तन है. और द इनिशियल थॉट जहाँ से ये सारी चीज़ शुरू हुई, ये सारी चीज़ शुरू ही गांव से हुई थी. जब मैंने गांव में देखा कि वो किसान जो सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है सबके लिए, ही इज़ द लास्ट इन द चेन. उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो भूखे मर रहे हैं. इनफैक्ट उसको आधे से ज़्यादा लोग जो गाँव छोड़ के आए हैं, वो आए इसलिए क्योंकि उनके पास 20,000 30,000 रुपये नहीं होते हैं कि दे कैन पुट द क्रॉप फॉर द ईयर. ओके, तो ये प्रोसेस ही वहाँ से शुरू हुई थी. और हमारा सबसे पहला टारगेट ही ये था कि हमको किसान को इस लायक लेना है धीरे धीरे करके कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करे, फिर उसको पहुँचाना तो हम पहुँचा ही लेंगे किसी तरह. तो किसान के लिए सर इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि हमारा एक पैरामीटर है किसान के लिए. हमने रिटन गाइडलाइंस हैं, उसके बाद वो हमारे मेंबर बनते हैं. हम ऐसे किसी भी किसान से दूध नहीं लेते. जो हमारे मेंबर हैं हम फिर उन्हीं से दूध लेंगे. ओके. और इसमें गाइडलाइंस में सर हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि देसी गाय होनी चाहिए. गाय 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस आदमी के पास. अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ. ये जो जानवर हैं, ये जो प्रकृति है, जिस तरह से इस पूरी की पूरी सप्लाई चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बनी है सारी चीज़ें. कि किसान जो खेती कर रहा है उसके घर में 3-4 जानवर होंगे, जिसके जानवर के बाय प्रोडक्ट जो है वो खेती में काम आएंगे, खेती के बाय प्रोडक्ट जानवर को काम आएंगे. और इस सब के बीच में आप देखा है बनने होते. हाँ, हमने देखा है ऐसा बढ़ते हुए. और उसके साथ आपके फैमिली के लिए आपको दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं जिससे बच्चों की ग्रोथ हो रही है. दिस इज़ द सेटअप. धीरे धीरे विद द एवोल्यूशन ऑफ मनी मीन्स ग्रीड, जिन्होंने भी धंधा बनाया उसको, लोगों ने इसको बिजनेस भी बनाया. डेयरी खोल ली, 10 गाय 20 गाय, जर्सी गाय, ये गाय वो गाय, सैकड़ों हो गई, हज़ारों हो गई. फिर वो उन्हीं में वो हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, उन्हीं में वो केमिकल डालते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बिजनेस है. नाउ जो किसान जो खेती कर रहा है, जिसने 4-5 गाय सिर्फ अपने बच्चों को दूध देने के लिए और बाई प्रोडक्ट को बैलेंस आउट करने के लिए रख रखा है, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि हम सिर्फ उन्हीं किसान से दूध लेते हैं. सो एनी फार्मर हु हैज मोर देन 5 विलेज ही डजंट क्वालिफाई. कॉर्पोरेट भाषा में बोले तो एम्पैनल्ड किसान जो है उन्हीं से हम लेंगे. हाँ, एम्पैनल्ड किसान से. हमारा टाइम भी फिक्स है ना सर. करेक्ट. हमने, क्योंकि हमको आधे घंटे के अंदर अंदर उसको टर्बो चिलिंग प्लांट में पहुंचाना है, तो हमारा सेट ऑफ किसान भी फिक्स है कि भाई ये 10 लोग आप लोग 6 बजे दूध दोगे, ये 10 लोग 6:30 बजे दूध धोएंगे, ये 10 लोग 7 बजे दूध धोएंगे. तो ये तो पहला पैरामीटर हो गया किसान के लिए. उसके बाद दूसरा पैरामीटर हमारा है कि 3 घंटे की फ्री गेजिंग मस्ट है काऊ के लिए. तो आपके जो भी एनिमल हैं, आपको उनको खेत पे लेके जाना है. 3 घंटे उनको चलते फिरते टहलकदमी करते हुए ही खाना खाना है. ओके, देन वी हैव अ डाइट चार्ट ऑल्सो कि ये चीज़ें जैसे फीड है, ऑर्गेनिक फीड है, ये चीज़ें किसान के उसमें जाएंगी. करते हैं, करना पड़ता है उनको, करेंगे वो. और सर किसान तो बहुत हैप्पी. अगर मैं आपको सच बताऊं, जो मेजर डिफरेंस है जो मैं अभी बताया नहीं आपको, वी आर पेइंग 10% मोर देन द मार्केट प्राइस. ओके. टू द फार्मर. पर फैट जो एक जनरल जो सिस्टम है, उससे हम 10 से 12% एक्स्ट्रा दे रहे हैं किसान को. पहली चीज़. दूसरी चीज़, किसान की भी ऐप है, किसान का भी अकाउंट है. तो जैसे ही उसने दूध दिया, सेम टाइम उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है बैलेंस. जैसे ही हमारे पैरामीटर्स पूरे हुए, हमारे सिस्टम में दूध चढ़ा एवरी डे, सो द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इनटू हिज वॉलेट. नाउ फ्रॉम दैट वॉलेट ही कैन बाय फीड. वो फीड हम उसके घर पे पहुंचा रहे हैं. किसान को रोज पैसा मिल रहा है, ये तो उसके लिए क्रांति हो गई. मतलब बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है. उसकी जो लाइफस्टाइल बदल गई.
और हमने फिर ये जितनी भी एनिमल हैं उसका इंश्योरेंस और वेटरनरी सपोर्ट ये भी हम अपनी ऐप के थ्रू हम अपने से देते हैं. ये दीज आर द फैसिलिटीज़ वी आर प्रोवाइडिंग. फीड एट देयर हाउस, 10% एक्सेस पेमेंट देन द नॉर्मल मार्केट. क्योंकि अगर उनको सर जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक आपको शुद्ध खाना मिल नहीं सकता. और पर्पस पूरे की पूरी चेन का यही है कि जो वो प्रोड्यूस कर रहा है एज इट इज़ आपके पास टेबल तक ले आए अर्बन सिटी में, तो ये पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा. करेक्ट. जैसा कि ये अभी स्टार्टअप लेवल पर हम कह सकते हैं कि अभी आपका शुरुआत है, तो सर शुरुआत नहीं है अभी. सर हम लोग पिछले 5 साल से दूध दे रहे हैं. हाँ. और आज की डेट में हम 4,500 लीटर दूध रोज दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं टोटल 5 सिटीज में मिला के. पर मैं उसको इस दृष्टि से देख रहा हूँ कि अगर हम ये बात करते हैं कि ऑलमोस्ट टू एवरी कंज्यूमर इस प्रकार का दूध अगर पहुँचे तो हम कुछ 100 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं. जी बिल्कुल, है ना. तो उस कंटेक्स्ट में स्केलिंग अप का कैसा आपका प्लान है? आप एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस तो जो स्केल अप करेंगे, आप क्या कुछ लोगों को भी टेक्नोलॉजी देंगे? कैसा कुछ इसका कैसे प्लान किया है? हाउ टू स्केल अप दिस बिजनेस? क्योंकि ये आसान नहीं है सब जगह सेटअप करना. सर आसान तो कुछ भी नहीं रहता है जीवन में. आसान तो जब जर्नी शुरू की थी तभी भी ऐसा लगा था कि आज तक कोई नहीं कर पाया. 100 साल 80 साल हो गए हैं, यही सर्टेन ट्रेंड में चल रहा है. जिन्होंने भी रॉ मिल्क को, फ्रेश मिल्क को पहुंचाने की कोशिश की, वो 400-500 लीटर 1000 लीटर के आसपास आके रुक गए. और फिर उन्होंने अपने वेज भी चेंज कर लिया बिकॉज इट इज़ फिजिबल नहीं हो पाता. So there will always be a portion of money involved. एक certain cost तो ज़्यादा रहेगी और वो रहेगी जब तक अगर आप मिलावट नहीं कर रहे हो तो आपको किसान को वो प्राइस तो पहुंचानी ही पड़ेगी ना. या तो आप उसको मिलावट करके या कुछ इलिसिट या हैंकी पैंकी. इलिसिट मीन्स अपना क्या, आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा लो. वॉल्यूम नहीं बढ़ाओगे तो इसमें सर जो बिजनेस को ग्रोथ की बात है, जो स्केल की बात है, वो हमारा मॉडल जो है वो हाइपर लोकल है. मतलब हमने जितनी अभी रिसर्च की, जितनी जगह भी हम, जैसे अभी एज ऑफ नाउ हम लोग टोटल 4 प्लांट से 3 सिटीज़ में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं. तो हमने देखा है कि जितना हम इसको लोकल रखें, जितना हम रेडियस छोटा रखें, उतना ईजी है स्केल करना विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, विदाउट एनी काइंड ऑफ कंटेमिनेशन. जब आपने गांव डेजिग्नेट कर दिए कि इस सर्किल के लिए और इस एरिया के लिए हम इस गांव से मिल्क ले रहे हैं और ये इसका सप्लाई चेन सिस्टम है, तो वो हर एक यूनिट सेट होती जा रही है. वो हर एक प्लांट के अपने पर्टिकुलर 4 गांव 5 गांव, क्योंकि एक प्लांट में हम 5000 लीटर के ऊपर नहीं जाते. ठीक है. और वो प्लांट कैटर कर रहा है आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में. तो अब जैसे इसमें जो हमारी ऐप है उसमें आप सब्सक्रिप्शन मॉडल भी ले सकते हैं. इसमें हम लोग 10 मिनट्स डिलीवरी भी हमने शुरू कर दी कि आपको दिन में कभी भी दूध की नीड हो आप मंगा लो, हम जाके आपको 10 to 15 मिनट्स के अंदर मिल्क दे रहे हैं. तो हमको सर स्केल चैलेंज नहीं लगता है. स्केल क्योंकि इसको जितना लोकल रखा जाएगा, पहले भी ऐसे ही होता था. पहले ग्वाला लेके आता था, आपको दूध देता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था. वो उसमें दिक्कत आने लगी, ट्रस्ट फैक्टर की बात आ गई. उसको एरेडिकेट करने के लिए हमने टेस्टिंग मैकेनिज्म, लीक प्रूफ सिस्टम, ये सारी चीज़ें की हुई हैं. और ये धीरे धीरे इट विल बी अ एक्सपीरियंस सेंटर. लाइक इट विल नॉट ओनली बी कि हम सप्लाई कर रहे हैं. अब हमारे कंज्यूमर्स को अभी भी जो है, हमारा बेंगलोर में जो प्लांट है वहाँ पर कंज्यूमर्स ओपन, दे कैन कम एनी टाइम टू द प्लांट. आए देखें वहाँ पर, दे कैन कम. और 5 किलोमीटर का रेडियस सर कोई बहुत बड़ा नहीं होता है. आप उसमें नज़दीकी है. हाइजीन की जहाँ तक बात की हमने, तो एक हाइजीन का जो एक इशू है वो कई बार गाय जहाँ रहती है उस जगह का भी रहता है. उस पर कुछ कंट्रोल करते हैं? जहाँ गाय बांधी जाती है, किसान जहाँ रखता है, वो जगह भी कई बार बड़ी गंदी और इस तरीके की, दूध निकलता तो वही है एट द एंड ऑफ द डे. सर ये जो गंदी जगह है प्रिडोमिनेंटली हमने देखा है तबेला, जिसको अपन बोलते हैं, जो तबेला चला रहे हैं या जो डेयरी चला रहे हैं, जो इसको एज अ बिजनेस कर रहे हैं. तब पॉइंट बिकॉज वी चूज फार्मर जिनके 5 से ज़्यादा गाय नहीं है, उनको चूज करने का रीज़न ये है कि वो अपने परिवार की तरह रखते हैं. उनके परिवार का ही पार्ट हो गया है वो. वो उसको केमिकल नहीं देंगे, वो उसके टॉर्चर नहीं करेंगे. अब गाय जो दूध प्रोड्यूस कर रही है,
वो उसकी मेंटल स्टेटस पे भी है, वो ग्रेज कर रही है, वो चल रही है, वो खुश है, वो घूम रही है, अच्छा खा रही है। रोज जो दूध निकालता है वो नहीं हो तो गाय दूध नहीं देती, गाय दूध नहीं देती है। मतलब इट्स एन एनिमल, इट्स हाँ, नॉट अ मशीन बेसिकली correct. ना, इसीलिए वो रोज सेम कंटेंट का नहीं दे सकती है, सेम क्वालिटी का नहीं दे सकती है, महीने में कुछ दिन देगी। लैक्टेशन पीरियड है उसका, जो फैट कंटेंट है वो हिसाब से चेंज होता जाएगा। Correct. ये सारी चीज़ें चेंज होंगी और हमको उसको कंज्यूम उसके साथ ही करना है। अगर आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मिलावट कर रहे हैं। तो अभी अब नेक्स्ट बैंगलोर के बाद आपका क्या प्लान है? अभी बैंगलोर को ही और एक्सपांड करना है, कैसा अभी एक्सपेंशन प्लान? सर हमारा प्लान अभी एज ऑफ नाउ बैंगलोर पूरा कवर करने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेक्स्ट 2 years वी आर गोइंग टू ऐड 7 plants इन बैंगलोर, 7 to 8 plants। और एक बार बैंगलोर में जब हमारे 7 से 8 प्लांट हो गए, हम बैंगलोर में 30,000-40,000 लीटर के बीच का कैपेसिटी हैंडल करने लगेंगे। दैट वी विल स्टार्ट विद ऑल Tier 1 cities, स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक ग्रोथ। हम इसमें किसी भी तरह की जल्दी में नहीं है, बिकॉज बिजनेस तो है ही सर, बट बिजनेस के अलावा एक रिवॉल्यूशन है। और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, वो सारे के सारे वो चीज़ एक्सपीरियंस करके आए हैं। मतलब इट इज़ नॉट एक गैप को फिल करने के लिए ही नहीं किया गया है इसको। एक समस्या दिख रही है सोसाइटी के साथ, एंड एज इट ग्रोज इट विल बी अ रिवॉल्यूशन, बिकॉज द चेंज इट विल ब्रिंग। मतलब जब आदमियों को, जब सिटी में अर्बन आदमी को आप ताज़ा और कच्चा दूध पहुंचाना शुरू कर देंगे, तो आप अपने आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद ना, इन अ पीरियड ऑफ 4-6 years, ये डायबिटीज़ की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ये अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। बराबर। अभी गवर्नमेंट के लेवल पर कहीं कोई सपोर्ट या कहीं? सर गवर्नमेंट तो बहुत सपोर्टेड है। ये कर रही है? अपने मोदी जी का जो विज़न है, इनफैक्ट ये मोदी जी का ही विज़न है सेहत को लेके, स्वास्थ्य को लेके। वो जो इतने प्रोमिनेंट हैं, इतनी सारी चीज़ें ला रहे हैं। बैंकिंग से सपोर्ट, जैसे हमको बैंकिंग से सपोर्ट मिला, जिस तरह की स्कीम्स, बहुत बड़ी बात है, किसान को रोज पैसा इसी वजह से जा पा रहा है। किसान को बिल्कुल, किसान को। अब वही बात है कि ये जो नॉलेज, ये जो चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये किसान तक पहुँचे कैसे? किसान को इतनी जानकारी नहीं है। तो जैसे अभी इंश्योरेंस हुआ जानवर का, कभी किसान मवेशी का इंश्योरेंस करते ही नहीं थे, कोई बात ही नहीं है। एक डेजिग्नेटेड वेटरनरी जो कि ऑन कॉल उनको एडवाइस कर पाए, उनको हर तरह की जानकारी, ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के थ्रू है, जिसको हम उनको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो सारा गौ पालन की बात कर ले हम, उसमें एक बड़ी विचित्र सी समस्या कह सकते हैं कि जब तक गाय दूध देती रहती है तब तक तो उसको पालना एक तरह से लाभप्रद रहता है पालने वाले के लिए। लेकिन जब गाय दूध देने की एज से बाहर हो जाती है, वो दूध देना बंद कर देती है, तब फिर उसको फीड करते रहना, ये कई बार कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता है या उनके लिए वो सूटेबल नहीं होता है। और फिर उसके आगे के जो रेपरकेशन है, कुछ सामाजिक, कुछ पॉलिटिकल, सब अपनी जगह। तो इस समस्या को लेके कोई चिंतन है क्या आपके स्तर पर कि जब गाय उपयोग की नहीं रहेगी दूध देने की दृष्टि से, तो उसके बाद उसका किसान क्या करेगा? सर हमारा इसमें, हम लोग थॉट प्रोसेस में है, इसको हम लोग सोच रहे हैं, हमारे डिस्कशंस भी हुए इसमें काफी। हालांकि अभी आपको 5 ही साल हुए हैं, तो अभी maybe you have not come across that. We are running initiatives also, not particularly this. जैसे एक इनिशिएटिव, मतलब इसके लिए there is a lot which government is doing now. Okay, so हमारी कोशिश है कि हम गवर्नमेंट के साथ अलाइन करके हम इसको ऐसे प्रोसेस में ला पाए कि जैसे अगर ऐसा कोई किसान है जो ऐसी गाय को देना चाहता है कहीं पर, बिकॉज बहुत सारी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, वो ऐसे प्लेसेस डेवलप कर रही हैं जहाँ पर गाय को, बूढ़ी गाय को, या जो गाय दूध नहीं दे रही है, वो वहाँ पर आए रहे। गौशाला जैसे अभी जैसे हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया, वो बहुत अच्छा चल रहा है वो, और मेरे बहुत खुशी हुई उससे। मतलब ना, हम गाय के लिए खाना लेके जा रहे हैं, जैसे एकादशी होती है, जैसे पुराना हमारा सिस्टम था, घर की पहली रोटी गाय की, गोग्रा। तो वी हैव मेड स्पेशल सेलोफिन पैकेट्स, जिसमें जैसे सुबह दूध देने जब जा रहा है, शाम वाली शिफ्ट में जब शाम में दूध देने जा रहा है वेंडर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉय, तो उसको आप पैकेट पे रैप करके गाय के लिए आपको जो भी देना है वो आप गाय के लिए दे सकते हैं, आपके नाम की स्लिप के साथ। और नेक्स्ट डे फिर हम वो जाके गाय को फीड करते हैं, वो चीज़ें हम किसान को देते हैं। अच्छा, तो लोगों को इसमें आपने लोगों को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि सर कॉन्शियसनेस तो वैसे ही आएगी। मतलब हर किसी को सोच जो है वो धीरे धीरे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत नई जानकारियाँ मुझे भी मिली। और ये जो आपका मूल कॉन्सेप्ट है
कि जो आजकल एक प्रचलित धारणा बनती जा रही है कि दूध से कई तरह के विकार, कई तरह की बीमारियां हो रही है, तो वो मूलतः दूध से नहीं हो रही है। वो दूध की जो वितरण प्रणाली है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह का दूध हाँ, और कैसे आपके पास उसके पहुंचा, वजह से वो हो रही है। उसकी तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। और फिर अगर ये बात एक बार इस्टेब्लिश हो जाती है कि समस्या दूध के साथ नहीं है, समस्या दूध के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, तो फिर सॉल्यूशन आपने निकाल ही लिया है और वो निकाला ही जा सकता है। और आई एम वेरी श्योर कि ये सिर्फ दूध पर नहीं, जैसा आपने भी कहा, ये और भी कई चीज़ों पर अप्लाई होता है कि सब्जियां हैं, फल हैं। बट सर दूध पैरामाउंट है, दूध मतलब दूध जो है paramount वो कंप्लीट है, होलसम है। दूध में विटामिन भी हैं, दूध में मिनरल्स भी हैं, दूध में एंजाइम्स भी हैं, दूध में आपका O3 ओमेगा भी है, दूध में वो तो करीब करीब लाइव चीज़ है ना, लाइव एक चीज़ तरह है से। वो, मतलब बिल्कुल, तो उसका फ़र्क है। तो बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि ये सबको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक तो हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। दूध आज भी हाउस होल्ड हर घर में जाता है किसी न किसी रूप में, और उसके संबंध में चिंतन भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। ये प्रचार दुष्प्रचार जो भी आप बोल लीजिए, उसकी वजह से। और वो भी बात सही है उन लोगों की, अल्टीमेटली समस्या तो है, हेल्थ का प्रॉब्लम तो आ रहा है, ठीक है, दूध से नहीं आ रहा है, दूध के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आ रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय आपका इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से रॉ फ्रेश मिल्क विदाउट ह्यूमन हैंड टच एंड विदाउट प्लास्टिक लोगों के पास पहुंच रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद ग्राहकों की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से आपको मिलेगा। एंड वी फ्रॉम वयम भारतम लुक फॉरवर्ड कि अगली बार जब हम मिलें तो आपका काफ़ी स्केल अप हो चुका रहेगा ये सारा व्यापार। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स फॉर थैंक यू शेयरिंग ऑल दिस फॉर इन्फॉर्मेशन। हैविंग मी। थैंक्स।